गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर स्वाति सोनी गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक की यूनिट जो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शंस होती क्या है। कार्बनिक अभिक्रिया क्रियाविधि उन वास्तविक पदों के विस्तार पूर्ण अध्ययन की प्रक्रिया है जिनके द्वारा वह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो मैकेनिज्म क्या होती है बेसिकली, जो अपने ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है, जैसे अपन रिएक्शंस लिखते हैं सिंपल, तो उसके अंदर अपन केवल क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखते हैं, साथ में कोई कैटलिस्ट है तो वो लिखते हैं, या कोई कंडीशन दी हुई है तो वो लिखते हैं कि कितने टेम्परेचर पर है, कितने प्रेशर पर है। लेकिन मैकेनिज्म क्या होती है, उसके वास्तविक पदों के विस्तार पूर्ण अध्ययन की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के अंदर कौन कौन से बीच में पद आए हैं उन सभी पदों की विस्तार पूर्वक स्टडी होती है। फिर है कार्बनिक अभिक्रिया में प्राय इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि अपन को किससे पता चलता है, मैकेनिज्म से पता चलता है। कितने पदों का क्रम और जो पथ काम में लिया गया है उस पर डिपेंड करती है मैकेनिज्म, यानी कि कौन कौन से पद आते हैं बीच में, पदों का क्रम क्या है। जैसे कि कोई भी रिएक्टेंट है और साथ में अपने क्या डाला है, कोई भी कैटलिस्ट डाला है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में होता है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तो किस तरीके से उसके ऊपर रिएक्शन करेगा, क्रमबद्ध उसके पद देखे जाते हैं और वो कौन सा पाथवे लेगा। कई बार किसी भी रिएक्टेंट के अंदर दो ऐसी साइड होती है जिस पर कि अपना कैटलिस्ट जो है वो काम कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। तो वो कौन सा पाथवे यूज़ करता है वो भी अपन को किससे पता चलता है, मैकेनिज्म से पता चलता है। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या हो गई, कार्बनिक क्रियाविधि उन वास्तविक पदों के विस्तार पूर्ण अध्ययन की प्रक्रिया है जिनके द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद अपन देखते हैं कि एरो नोटेशन किस तरीके से होते हैं। तो एरो नोटेशन होते हैं जैसे कि इसमें फर्स्ट वाला एग्जांपल दे रखा है, ए और बी, ए बी अपना कोई कंपाउंड है जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो बी क्या करेगा, ए के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो अपन को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बी ने ए के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींच लिए हैं, तो ए के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, तो ए पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और बी ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या आएगा उस पर नेगेटिव चार्ज। तो अपन को क्या मिलेगा, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, और एक अपन इलेक्ट्रॉन पेयर किसके ऊपर दिखा देंगे, बी पर। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है, जैसे अपने पास ए बी कंपाउंड है जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और बी की नेगेटिविटी जो है वो ए से ज़्यादा है, बी की विद्युत ऋणता ए से ज़्यादा है, यानी कि बी जो है वो ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो केवल सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ही आकर्षित कर सकता है, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित नहीं कर सकता। तो एक तो बॉन्ड उनके बीच में बना रहेगा और बाकी की प्रोसेस बिल्कुल फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरह, यानी ए पर आ जाएगा पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, बी पर आ जाएगा नेगेटिव। फिर थर्ड एग्जाम्पल के अंदर है कि अगर दोनों की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, दोनों की विद्युत ऋणता सेम है, तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड के जो शेयरिंग के दो इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें देखिए क्या है, एरो नोटेशन में थर्ड एग्जाम्पल में दिखाया है कि ए बी कंपाउंड है जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये हाफ एरो के थ्रू दिखाया गया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ए की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है बी की तरफ। तो अपन को मिलेंगे यहाँ पर फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक। तो ए के ऊपर डॉट लगा हुआ है प्लस बी के ऊपर भी डॉट लगा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, एरो नोटेशन किया जाता है। अब इसके अंदर है कि इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट क्या होता है, ये एक तरीके से अस्थायी विस्थानीकरण होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये होता है स्थायी रूप से अभिगमन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट के अंदर तो क्या होता है, अस्थायी रूप से विस्थानीकरण होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक उससे दूसरे की तरफ जाते हैं, और प्रेरणिक प्रभाव के अंदर क्या होता है, स्थायी रूप से उनका अभिगमन होता है। इसके बाद है बॉन्ड क्लीवेज।
तो ये दो तरीके के होते हैं, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक यानी कि सिमेट्रिकल और हेट्रोलाइटिक यानी कि एसिमेट्रिकल। तो बॉन्ड क्लीवेज है विखंडन, ये होते हैं समांश या सममित विखंडन, और दूसरा होता है विषमांश या फिर असममित विखंडन। अब समांश विखंडन क्या है या फिर सममित विखंडन अपन किसको बोलेंगे, होमोलाइटिक या फिर सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है ए और बी। तो समांश विखंडन में क्या होते हैं, अगर ए और बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी कि एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके नाम से ही अपन को पता चल रहा है होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी कि दोनों के बीच में बराबर बराबर जो है वो इलेक्ट्रॉन बट जाएंगे, तो अपन को क्या मिलेंगे, फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। तो ध्यान रखना, बॉन्ड क्लीवेज के अंदर अगर सिमेट्रिकल या होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो अपन को क्या मिलते हैं, फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, मुक्त मूलक मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड की जगह यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं दोनों क्लोरीन के बीच में, और अपन को क्या मिलेंगे, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स। फिर है मीथेन CH4 जिसमें CH3 और एक हाइड्रोजन को अलग से दिखाया गया है। इसमें अगर समांश विखंडन होता है तो अपन को दो मुक्त मूलक मिलते हैं, एक तो मिथाइल मुक्त मूलक CH3 डॉट, और एक मिलता है अपन को हाइड्रोजन का मुक्त मूलक। इसी तरीके से नेक्स्ट है एसीटोन CH3CO CH3। इसके अंदर अगर समांश विखंडन होता है तो क्या मिलता है अपन को, CH3CO डॉट और एक होता है मिथाइल ग्रुप। तो इसके अंदर यानी कि प्रोडक्ट बनते हैं रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स इसके अंदर जो हैं प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरीके से अगर अपन हेट्रोलाइटिक या फिर अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज देखते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो अभी मैंने आपको बॉन्ड एरो नोटेशन के अंदर बताया था ना कि अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और खुद पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए जैसे विषमांश विखंडन के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, AB कंपाउंड है अपने पास, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो A पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और B पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। और अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो A पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और B पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, टर्शरी अल्कोहल दिया हुआ है, कार्बन, इसके साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के रूप में बाहर निकल जाएगा और बाकी OH नेगेटिव के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो विषमांश विखंडन के अंदर क्या होते हैं, आयंस बनते हैं। ठीक है, समांश विखंडन में प्रोडक्ट क्या था, होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर प्रोडक्ट था रेडिकल्स, और हेट्रोलाइटिक के अंदर प्रोडक्ट जो है वो है आयंस। अब समांश विखंडन के अंदर दिया हुआ है कि पाई बॉन्ड में अगर होमोलाइसिस होता है तो पाई रेडिकल्स बनते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एरो नोटेशन में बताया था, अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसमें समांश विखंडन हो रहा है तो क्या होगा, रेडिकल्स बाई रेडिकल्स मिलेंगे, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो मुक्त मूलक प्रेजेंट होंगी। और अगर विषमांश विखंडन होगा किसी भी पाई बॉन्ड के अंदर तो बाईपोलर स्पीशीज बनेगी, यानी कि एक ही कंपाउंड में प्लस और माइनस दोनों के दोनों पाए जाएंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएजेंट। तो 3 टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, फ्री रेडिकल्स, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स या फिर उन्हें न्यूक्लियोफाइल्स भी बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स, और थर्ड हो गया अपना इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इनमें आप अंतर देख लीजिए। जो अपने न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इनमें ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस को स्नेह करने वाला, यानी कि जिसको न्यूक्लियस चाहिए, और न्यूक्लियस में अपने क्या होते हैं, किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल से मतलब है जिसको न्यूक्लियस से स्नेह है, यानी कि जिसको न्यूक्लियस चाहिए, यानी कि जिसे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो उसके पास पहले से बहुत है,
तो उसे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन से स्नेह होता है, यानी कि जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। पॉजिटिव चार्ज तो उनके पास पहले से है, लेकिन उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, नेगेटिव चार्ज की कमी है, ठीक है। और फ्री रेडिकल्स होते हैं जनरली मुक्त मूलक। तो न्यूक्लियोफाइल की अगर अपन प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन धनी। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो किसका दान करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ही दान करेंगे। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन डोनर और न्यूक्लियस प्रेमी। फिर है आक्रमण वहाँ करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, यहाँ यानी कि जहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा होता है और नेगेटिव कम होता है, वहाँ पर ये अटैक करते हैं। एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियोफाइल जनरली अपन को देखते ही पहचान में आ जाते हैं, क्योंकि इन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो अब इसमें एग्जांपल देखिए, H नेगेटिव, हाइड्राइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद में और भी कई ऑर्गेनिक जो हैं आपके दिए हुए हैं। तो ये ईथर का ग्रुप है। उसके बाद ये बेंजीन के साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा हुआ है। फिर सल्फर है, SH नेगेटिव है, जैसे OH नेगेटिव है हाइड्रोक्साइड आयन, वैसे ही SH नेगेटिव है। मिथाइल ग्रुप के साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ है, या फिर किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ है। CCl3 नेगेटिव है, COO नेगेटिव है। तो इस तरीके से ये क्या है, नेगेटिव जिनके ऊपर चार्ज होता है जनरली, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। फिर अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। या इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑब्वियसली उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रेमी होते हैं। मेन ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड भी क्या होते हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये भी अपन को देखते ही पहचान में आ जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और ये आक्रमण वहाँ करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र होता है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, वहाँ पर ये आक्रमण करते हैं, जिससे इनको नेगेटिव चार्ज मिलता है। अब इनके एग्जाम्पल्स है H पॉजिटिव, X पॉजिटिव। X में आते हैं अपने जितने भी हेलोजन हैं, अगर उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। R पॉजिटिव, इसी तरीके से काफ़ी सारे इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कई बार ये न्यूट्रल स्पीशीज़ भी होती है, जैसे कि ऊपर बताया कि ये जनरली क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, जो कि न्यूट्रल स्पीशीज़ भी होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, जिनमें कि क्या होता है, रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, जिससे कि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे BeCl2, BF3, AlCl3, FeCl3, जिंक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, SO3, CH2 और जो कार्बिन वगैरह हैं, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। फिर आता है अपना बीच वाला फ्री रेडिकल। इसके लिए बताया गया है कि अभिकर्मक जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऐसे अभिकर्मक जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं, जैसे हाइड्रोजन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, या कोई भी अपना हेलोजन मुक्त मूलक है, या फिर एल्काइल मुक्त मूलक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जनरली कितने तरीके की होती है, फिर अपन एक एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है जनरली 4 टाइप्स की होती है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन, एडिशन रिएक्शन जिसके अंदर ही किसी योगात्मक अभिक्रिया, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर योग होगा। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि किसी का विलोपन होगा। और लास्ट है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी कि पुनर्विन्यास, जो अपने को मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसी में ही क्या होगा, रिएक्शन के थ्रू पुनर्विन्यास होगा मॉलिक्यूल्स का या इलेक्ट्रॉन्स का, और क्या होगी, वो रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो फर्स्ट है अपने पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
ये जनरली 3 टाइप की होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं अपन सबसे पहले, उसको अपन डिनोट करते हैं SN से। इसमें N है न्यूक्लियोफिलिक के लिए और S है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो प्रतिस्थापन करना है, यानी कि पहले से कोई आपके पास ग्रुप प्रेजेंट है, प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है, उसे अपन रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे के द्वारा। और वो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको अभी बताया था, जनरली जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, RX की रिएक्शन करा रहे हैं अपन, ये देखिए यहाँ पर RX की रिएक्शन करा रहे हैं अपन OH नेगेटिव से। तो अपन को क्या मिल रहा है, X क्या OH क्या कर रहा है, X को रिप्लेस कर रहा है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ROH बनेगा अपने पास प्लस X जो है वो नेगेटिव के रूप में बाहर आ जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये भी 2 टाइप की होती है, SN1 और SN2। तो SN1 वे रिएक्शंस होती है जो कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं और SN2 वो रिएक्शन होती है जो कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको कि अपन SE के द्वारा डिनोट करते हैं। ये देते हैं जनरली एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि अपने पास है बेंजीन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर जो कि न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लुईस एसिड हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, किसी भी दूसरे पॉजिटिव को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन की चारों तरफ क्या, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि इस रिंग के अलावा जो है 6 हाइड्रोजन और लगे हुए हैं। इसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं HNO2 H2SO4 इनके साथ, तो एक हाइड्रोजन जो क्या है वो NO2 के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो ये जनरली कौन सी रिएक्शन है, ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है जो आपके आगे आएगी। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SFR। ये होता है जनरली हेलोजिनेशन होता है किसका, एल्केन का, यानी कि RH+Cl2 और प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए इसके साथ लगा हुआ है H-, यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन करा रहे हैं और अपन को क्या मिलेगा, Cl जो है क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो क्या मिलेगा अपन को, RCl, यानी कि एल्किल हैलाइड प्लस HCl। और ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, इसमें 3 पद होते हैं, 3 इसके स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। यानी कि एक तो स्टार्ट करने वाला पद, एक बीच वाले प्रोसेस वाला पद और एक लास्ट होता है टर्मिनेशन, जिसके अंदर की फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो वापस आपस में क्रिया करके निकल जाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर विलोपन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखिए एडिशन रिएक्शन में तो क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का एडिशन होता है। कोई भी आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक डबल बॉन्ड टूटने पर क्या होता है, 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं और उनसे कोई भी मॉलिक्यूल जाकर ऐड हो जाते हैं, तो वो होती है योगात्मक या फिर एडिशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, योगात्मक रिएक्शन जो आपके एडिशन रिएक्शन है उसके बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि इसके अंदर किसी अणु के पास वाले परमाणुओं से एक सिग्मा बॉन्ड टूट कर क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड बना लेता है। एडिशन में तो क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा बॉन्ड बने, और एलिमिनेशन क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड हटेंगे और उनकी जगह एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, जो कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अपने पास है AB कोई कंपाउंड है जिसके ऊपर A से जुड़ा हुआ है X और B से जुड़ा हुआ है Y। तो विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा, XY आपस में क्रिया करके क्या कर लेंगे, अलग निकल जाएंगे और ये 2 सिंगल बॉन्ड जो है ये एक डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है जैसे डिहाइड्रोजनेशन, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन। और ये भी 2 टाइप की होती है, E1 और E2। एलिमिनेशन रिएक्शन को अपन E से डिनोट करते हैं, कैपिटल E, जो भी 2 टाइप की होती है, E1 और E2। तो ये थी अपनी सिंपल टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 4 प्रकार की रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, युगात्मक, विलोपन और पुनर्विन्यास।
अब नेक्स्ट अपन एक एक रिएक्शन को लेते हुए चलेंगे और इनके एग्जाम्पल किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर रिएजेंट्स काम करते हैं, किस तरीके से इनकी मैकेनिज्म होती हैं और किस तरीके से इनके टाइप्स होते हैं, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।